12 में राष्ट्र की भाषा के बारे में पढ़ेंगे। द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई माह बाद विवाद चलता रहा। जब एक देश के विभिन्न भागों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो एक राष्ट्र का निर्माण असंभव है। इसका कारण ये है कि विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों में आपसी एकजुटता स्थापित नहीं की जा सकती। वे एक दूसरे की भाषा समझने में असमर्थ होते हैं और 1930 के दशक में कांग्रेस तथा महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी के विचारानुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो लोग सुगमता से समझ सकें। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी एवं उर्दू के सुमेल से बनी थी। ये एक समूह भाषा थी। इसे भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग बोलता और समझता था। ये एक ऐसी भाषा थी जिसने विविध संस्कृतियों को एकजुट करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। समय के साथ साथ इसमें नए शब्द और एवं अर्थ समाते चले गए, अतः इस भाषा को विभिन्न क्षेत्रों के लोग समझने लगे। इस प्रकार इस भाषा का व्यापक प्रचलन हुआ। अतः ये गांधी का ये मानना था कि हिंदुस्तानी भाषा विविध समुदायों के मध्य संचार की आदर्श भाषा हो सकती है। ये हिंदू एवं मुसलमानों को, उत्तर एवं दक्षिण के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने में बहुमूल्य सिद्ध हो सकती है। अब क्या हुआ कि 19वीं सदी के अंत तक हिंदू एवं उर्दू एक दूसरे से दूर होते गए। हिंदुस्तानी भाषा धर्म के साथ जुड़ गई। इसके बावजूद महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा के प्रति प्यार कम नहीं हुआ। नंबर 1 पॉइंट आता है इसका, हिंदी की हिमायत। प्ली ऑफ हिंदी। संविधान सभा के आरंभिक अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्य आर.वी. धुलेकर ने इस पक्ष में जोरदार बल दिया कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए। जब किसी सदस्य ने इसका विरोध करते हुए कहा कि संविधान सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते तो इस पर धुलेकर रोष में आ गए और उन्होंने कहा कि जो लोग इस सदन में संविधान का रचने बैठे हैं वो अगर वो हिंदुस्तानी नहीं जानते तो इस सभा की सदस्य को के वे पात्र नहीं हैं, उन्हें यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। अब क्या हुआ कि धुलेकर ने जब इस प्रकार की टिप्पणी संविधान सभा में कही तो बहुत हल्ला मच गया और इसके बावजूद धुलेकर ने अपना भाषण पढ़ना जारी रखा। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के करने पर सदन में शांति स्थापित हुई। इसके बावजूद भाषा के प्रश्न पर अगले 3 वर्षों तक संविधान सभा की कार्रवाइयों में बाधा पड़ती रही एवं सदस्य आपस में उलझते रहे। 12 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर आर.वी. धुलेकर के भाषण ने पुनः एक बार फिर सभा में भारी हंगामा खड़ा कर दिया। उस समय संविधान सभा की भाषा समिति अब क्या था कि उस समय तक संविधान सभा की भाषा समिति ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत कर चुकी थी और इस समिति ने राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर हिंदी के समर्थकों एवं इसके विरोधियों के मध्य जो गतिरोध बन रहा था उसको तोड़ने का एक फार्मूला खोज निकाला था, परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। अब समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। पहले 15 वर्ष जो है सरकारी कामों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा को भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की अपेक्षा राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों के सदस्यों की भावनाओं को शांत करने का प्रयास किया। इस प्रकार एक सर्वस्वीकृत समाधान प्रस्तुत किया गया था। अनेक सदस्य आर.बी. धुलेकर के इस बीच बचाव के सुझाव को मानने को तैयार नहीं हुए। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं अपितु राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्होंने उन लोगों की जमकर आलोचना की जो ये सोचते थे कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है। धुलेकर ने ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जो महात्मा गांधी के नाम लेकर हिंदी की अपेक्षा हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। वर्चस्व का भय, द फियर ऑफ डोमिनेशन। अपने आर.बी. धुलेकर के भाषण के अगले दिन मद्रास की श्रीमती जी. दुर्गाबाई ने अपना भय व्यक्त करते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रभाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को ये एहसास कराया जा रहा है कि ये झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का
ये रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। अपने भाषण को जारी करते हुए आगे श्रीमती दुर्गाबाई ने कहा कि सभा को कहा कि दक्षिण में हिंदी का कट्टर विरोध किया जा रहा है। उनका यह मानना संभवतः ठीक ही है कि हिंदी के लिए हो रहा ये प्रचार प्रांतीय भाषाओं को जड़ें खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद उन्होंने अन्य सदस्यों के साथ साथ महात्मा गांधी के आह्वान का पालन करते हुए दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा। उन्होंने हिंदी के स्कूल खोले एवं कक्षाएं चलाई। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा। हिंदुस्तानी श्रीमती दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, परंतु अब उस भाषा को बदला जा रहा था। उसमें से उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को निकाला जा रहा था। दुर्गाबाई का मानना था कि इस कदम से जहां एक और हिंदुस्तानी का साझा स्वरूप कमज़ोर होगा, वहीं दूसरी ओर विभिन्न भाषाई समूहों के मध्य एक नया भय उत्पन्न होगा। जैसे जैसे बहस तीव्र स्वरूप धारण कर लिया, अनेक सदस्यों ने आपसी सम्मान की भावना का आह्वान किया। बम्बई के एक सदस्य थे श्री शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का शिष्य होने के नाते वे हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के स्वरूप में स्वीकार कर चुके हैं, किंतु उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे भीतर संदेह पैदा हो और मेरी आकांक्षाओं को बल मिले। मद्रास के एक सदस्य थे टी.ए. रामालिंगम चेट्टियार ने इस बात पर बल दिया कि जो कुछ भी किया जाए वे बहुत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। यदि आक्रामक होकर कोई काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं होगा, अतः लोगों के भय को, चाहे वो निराधार हो, दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। सहमति एग्रीमेंट। संविधान सभा की बहसों से ये बात स्पष्ट होती है कि संविधान के निर्माण में अनेक विरोधी आवाज़ें उठी थी। इन सब के बीच निम्नलिखित दो अभिलक्षणों पर काफ़ी हद तक सहमति थी। अब ऐसा नहीं है कि हर मसले पर जो है वो विरोध हो रहा था या बहसें हो रही थी। दो ऐसे मसले थे जिस पर सार्वधायिक सहमति बनी थी। नंबर 1, वयस्क मताधिकार, अडल्ट फ्रेंचाइज। संविधान सभा के सदस्यों में सभी वयस्क भारतीयों, चाहे वे पुरुष हो या अथवा स्त्री, मताधिकार देने पर एक मत थे। निस्संदेह यह एक उल्लेखनीय कदम था। ऐसा उदाहरण किसी अन्य देश के इतिहास में नहीं मिलता। यहाँ तक कि यूएसए और ब्रिटेन जैसे देशों में आरंभ में मताधिकार केवल जिनके पास संपत्ति होती थी उन पुरुषों को ही दिया गया था और वहाँ पर काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद श्रमिकों, किसानों एवं महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। दूसरी ओर भारत में प्रत्येक वयस्क स्त्री पुरुष जिसकी आयु 21 वर्ष अथवा इससे अधिक थी को मताधिकार बिना किसी मतभेद के दिया गया। बाद में मताधिकार की आयु जो है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। संविधान सभा के सदस्यों में जिस दूसरी महत्वपूर्ण बात पर सहमति बनी थी वे थी धर्मनिरपेक्षता पर बल। सभी सदस्य भारत को एक आदर्श समाज के रूप में देखना चाहते थे, अतः राज्य की ओर से किसी धर्म को प्रोत्साहित न करने का निर्णय लिया गया। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। वे अपनी इच्छानुसार कोई भी धर्म अपना सकते थे। धर्म के आधार पर राज्य की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस कारण सरकार ने सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया और उसके द्वारा रोजगार देने में धार्मिक भेदभाव को अवैध ठहराया गया। निस्संदेह यह एक अति विवेकपूर्ण निर्णय था।